नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट जो स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स, वो आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जितने भी प्रैक्टिस सेट है आपका लेटेस्ट है। देखिए यहाँ पे पेड बैच का यहाँ पे देख रहे हैं डेट, ये 24/2/2024 का टेस्ट सीरीज ये फरवरी मंथ में स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है, तो उसको 50 मत समझिएगा, इसको डबल समझिए, यानी कि 100+ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। क्योंकि इसका जो आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, ये मैं चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग का रिस्पांस बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मैं आपका लगभग 20 से 25 टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ। और अभी जो आपका जो कल जो बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम हुआ, ये 3 टेस्ट में से फ्रेंड्स लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को इग्नोर मत कीजिएगा कि वीडियो ये क्लास बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो आपको पता है कि सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि सत्यमेव जयते जो वह किस वेद से लिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद से लिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए, मैं कल भी आप लोगों को फ्रेंड्स बताया था ऋग्वेद के बारे में, और आपको बताया था हम लोग यजुर्वेद के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना ना ऋग्वैदिक काल में हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक के उपनिषद की रचना हुई थी। तो मैं आपको कल बताया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अथर्ववेद की, तो याद रखिए ये सबसे नया वेद है। ठीक है, सबसे नया वेद और सबसे बाद का वेद किसे कहते हैं, तो हम लोग अथर्ववेद को कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि अगर अथर्ववेद में, तो देखिए ध्यान से कि अथर्ववेद में ना 3 उपनिषद है, इस वेद में ना 3 उपनिषद लिखे गए। पहला आपका है मुंडको उपनिषद, दूसरा है आपका मांडुको उपनिषद, और तीसरा है प्रश्नो उपनिषद। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 मैंने पहला क्या बताया, मुंडको उपनिषद, दूसरा बताया मांडुको उपनिषद, और तीसरा बताया मैं प्रश्नो उपनिषद। ये सत्यमेव जयते जो लिया गया है, ये अथर्ववेद के पहले उपनिषद मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा सदा सत्य की जीत होती है, ध्यान रखिएगा। और संगीत का जनक आपको पता है कि सामवेद को कहा जाता है, और यज्ञ ये जो है इसमें अजुर्वेद में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुए थे, मतलब कि कब किसके समय में ये विभाजित हुए थे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं क्या ना, श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत धारण करते थे, ठीक है, और दिगंबर मतलब जो कपड़ा नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे। अगर हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पे किसके समय विभाजित हुआ था, देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स जैन धर्म की, तो जैन धर्म की पता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, तो ऋषभ देव थे। अगर पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो यही थे हमारे कौन, तो महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, महावीर स्वामी कौन थे, तो 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के सबसे अंतिम थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन में आपका है कि कनिष्क, तो देखिए कनिष्क के समय में, तो आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में जो बटा था, वो कनिष्क के समय में बटा था। यानी कि कौन से बौद्ध थे, तो चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि चौथी बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आप एक बार सेट देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत मजा आएगा ये सेट देखने में। अगर ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे होंगे ना, तो ये सेट आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, तो उसमें एक अध्यक्ष थे और एक उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये हमको बताइएगा कमेंट करके कि कौन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वसुमित्र थे, ठीक है ना। अब वसुमित्र अध्यक्ष थे कि उपाध्यक्ष थे, ये आपको कमेंट करना है। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ कि उपाध्यक्ष थे फ्रेंड्स अश्वघोष, और वसुमित्र क्या थे, तो अध्यक्ष थे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं अगर क्वेश्चन में पूछूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, हम चाहते हैं कि आप कमेंट कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है क्या कि कवि बाण्यभट्ट निवासी था। तो देखिए अब कवि जो बाण्यभट्ट थे वो कहाँ के निवासी थे, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कवि बाण्यभट्ट के बारे में। तो देखिए कवि बाणभट्ट जो थे ना, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इतना याद रखिए। ये जो कवि बाणभट्ट थे कहाँ पे थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे कवि बाणभट्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि
कवि बाण्यभट्ट, यानी कि बाण्यभट्ट ने क्या किया था कि इन्होंने हर्षचरित कादंबरी की रचना की थी। यह याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी, तो यही बाण्यभट्ट ने की थी। या कादंबरी की रचना भी किसने की थी, तो बाण्यभट्ट ने की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि हर्षवर्धन के बारे में, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो कब से था, 606, याद रखिएगा डेट, 606 से लेके 647 ईस्वी तक क्या था, हर्षवर्धन का शासनकाल था। इसका राइट आंसर है कवि बाण्यभट्ट निवासी थे तो थानेश्वर का। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि चोल काल में कडिमे का अर्थ था। तो देखिए, चोल काल में ना कडिमे का अर्थ क्या होता था, तो इसका जो अर्थ होता था फ्रेंड्स वो भू राजस्व या लगान। तो याद रखिएगा कि चोल काल में इसका अर्थ क्या होता था, तो भू राजस्व या लगान इसका अर्थ होता था चोल काल में। तो क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि कडिमे का अर्थ जो है किस काल से संबंधित है, ये चोल काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि सूत्रालंकार निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो देखिए, सूत्रालंकार जो रचना है ना फ्रेंड्स वो किसकी है, तो ये जो आपकी रचना है वो अश्वघोष की है। ध्यान रखिएगा, अश्वघोष की रचना है। और ये अश्वघोष ना कहाँ के निवासी थे, तो ये पाटलिपुत्रा के रहने वाले थे अश्वघोष, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अश्वघोष जो है वो किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष। ये भी याद रखिएगा। मैं कल वाली वीडियो में बताया था कि अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगर हम बात करते हैं क्या अश्वघोष, तो याद रखिए जो चौथी बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो यही अश्वघोष थे। अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार आपको, ताकि आपको याद हो जाए। अगर हम बात करते हैं अश्वघोष के बारे में, तो बुद्धचरित और उसके बाद सौंदरानंदन की रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने ही की थी। बुद्धचरित का सौंदरानंदन नंद की रचना किसने की, अश्वघोष ने की। तो याद रखिएगा एक और पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपका बुद्धचरित है ना, बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्धचरित्रम को कहा जाता है। याद रखिए, वही बुद्धचरित्रम हो गया, सौंदरानंद हो गया, ये सूत्रालंकार हो गया, सभी अश्वघोष ने लिखे थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्धचरित्रम को कहा जाता है। अगला 6 नंबर क्या कि वहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहिंद का युद्ध हुआ कब था, तो याद रखिएगा ये 1008 ईस्वी में वहिंद का युद्ध हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, वहिंद का जब युद्ध हुआ था ना, तो इसमें महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच में हुआ था। जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि आनंदपाल की हार हो जाती है और महमूद गजनबी जीत जाता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे एक अगला है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो आपको पता है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है। दूसरा तराइन का युद्ध होता है 1192 में। 1192 में क्या होता है कि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, याद कीजिए 1194 का चंदावर का युद्ध, ये इसमें हुआ था जिसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने मार दिया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि देखिए मोहम्मद गजनबी तो बहुत ही शक्तिशाली था। तो ये देखिए महमूद जो गजनबी था ना, वो क्वेश्चन आता है क्या कि महमूद गजनबी ने किसे कभी तक पराजित नहीं किया था। तो एक विद्याधर है, याद रखिएगा, क्या बताया मैंने नाम, विद्याधर। तो विद्याधर ना मोहम्मद गजनबी ने कभी इसको पराजित कर ही नहीं पाया। क्यों, क्योंकि ये तो कभी लड़ा ही नहीं, तो पराजित कैसे। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, तो मैं इसीलिए बता दिया हूँ कि मोहम्मद गजनबी ने आज तक किसे पराजित नहीं कर पाया, तो विद्याधर को। ध्यान रखिएगा। अगला आपका 7 नंबर क्या कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास का तात्पर्य क्या है। तो देखिए मुगल प्रशासन में ना मदद ए मास का मतलब है कि विद्वानों को दी जाने वाली राज स्वमुक्त अनुदत्त भूमि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मदद ए मास कहते हैं। ध्यान रखिएगा। और लोक आचरण अधिकारी को ना मुहतसिब कहते थे मुगल काल में। याद रखिएगा, लोक आचरण अधिकारी को क्या कहते थे, मुहतसिब कहते थे मुगल काल में। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। आई थिंक ये बिहार दरोगा के मेंस में क्वेश्चन आया था, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एक बार देख लीजिएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए जब 1917 में ना रूसी क्रांति हुआ था ना, इसका सबसे पहला कारण क्या था, तो इसका सबसे बड़ा कारण जो था वो आपका प्रथम युद्ध में रूस का पराजय। ये क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में ना रूस हार गया था, इसी कारण क्या हुआ था कि 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रूसी क्रांति से एक बहुत ही पॉइंट याद रखिए कि रूस के उस टाइम जार कौन थे, यानी कि रूस के शासक कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय। ध्यान रखिएगा, रूस में जार कहते हैं शासक को, तो रूस के जार यानी कि रूस के शासक कौन थे, तो जार निकोलस क्या थे, जार निकोलस द्वितीय थे। ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या एक और पॉइंट कि रूस में हम लोग ना रूस से क्या लिए हैं, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिए थे। ये क्वेश्चन आपके प्रस्तावना में आता है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय हम लोग किस देश से लिए हैं, तो रूस की क्रांति 1917 के रूस की क्रांति से हम लोग ग्रहण किए हैं। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर, यहाँ से क्वेश्चन एक फ्रेंड्स आपके बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि देखिए क्या क्वेश्चन आया था, मैं बता दूं, पहले इसको देख लेते हैं इसके बारे में। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था ना वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था राधानगर में। अब इसके बारे में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था वो 1774 में हुआ था। ये वेस्ट बंगाल के राधानगर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा था। यही क्वेश्चन आया था कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा था? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है। और ये राजा राम मोहन राय ने ही क्या किए थे? तो याद रखिएगा कि इन्होंने ही सती प्रथा का अंत किया था, राजा राम मोहन राय ने। और एक क्वेश्चन यहाँ से फ्रेंड्स एक बनता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? जन्म तो वेस्ट बंगाल के राधानगर में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुआ था 1833 में। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए टंकारा ऑप्शन में आपको लिखा हुआ था, तो याद रखिए कि दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। इनका जन्म 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, याद रखिए पोरबंदर। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी यानी कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी के पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट आपका है कि मिदनापुर। तो मिदनापुर क्या है? तो याद रखिएगा क्या कि 1889 में क्या हुआ था कि खुदीराम बोस का जन्म मिदनापुर में ही हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। और आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो आपके जो राजा राम मोहन राय है, मतलब ये किसके? तो आर्य समाज के तो संस्थापक दयानंद सरस्वती है। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किए थे ब्रह्म समाज का स्थापना? तो याद रखिए 1774 में ये राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूं, तो प्लीज़, तो अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगे फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए होंगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो सबसे पहले देखिए प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रार्थना समाज के जो स्थापना हुआ था ना बम्बई में हुआ था, यानी कि मुंबई में हुआ था, 1867 में हुआ था। किसने किया था? तो आत्मा राम पांडुरंगा ने किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि इसके सदस्य कौन नहीं थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं थे। तो देखिए इसमें जो थे ना फ्रेंड्स वो कौन नहीं थे? तो ये देखिए ऑप्शन में आपका देखिए ऑप्शन में आपका फ्रेंड्स यहाँ पे दिखेगा आपको देवेंद्र नाथ ठाकुर। तो ये फ्रेंड्स आपके देवेंद्र नाथ ठाकुर थे, आत्मा राम पांडुरंगा ये तो थे, और एमजी रनाडे भी थे। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, ये आपके जो प्रार्थना समाज के संस्थापक नहीं थे। अगर हम बात करते हैं ना कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, तो देखिए ये जितने भी आपको बालिका विद्यालय आपको दिख रहा है ना, तो इन्हीं का देन है। सबसे पहले कलकत्ता में इन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की, तो इन्हीं का देन है। आपको जो गर्ल्स स्कूल आपको दिखते हैं इन्हीं का दिखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मार्च 1942 में भारत में आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो देखिए तो सबसे पहले भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? तो 23 मार्च को। याद रखिए ये डेट कि 23 मार्च 1942 को आया था। और सबसे पहले जब भारत में आया था इसके वार्ताकार कौन थे? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स कि जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो कौन से विश्व युद्ध में आया था? तो आपको विश्व युद्ध याद होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो यही दूसरे विश्व युद्ध में आया था आपका ये भारत में क्रिप्स मिशन आया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें राइट आंसर मौलाना आज़ाद और पंडित नेहरू के साथ आधिकारिक वार्ताकार हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस प्रांत में से हुई थी? देखिए अगर हम बात करें भारत में, तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या था ना कि भारत में पहले सिविल सेवा की एग्ज़ाम नहीं होता था। इसका एग्ज़ाम देने के लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था। तो होता क्या था कि इंग्लैंड जाने में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो हमारे भारतीय लोग थे उनको परेशानियाँ होती थी। तो इसलिए कहा गया था, जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें कहा गया था कि भारत में भी इंग्लैंड के साथ साथ क्या होना चाहिए कि भारत में भी एग्ज़ाम होनी चाहिए सिविल परीक्षा। तो क्या हुआ कि लंदन के साथ क्या हुआ कि इलाहाबाद में 1922 में क्या हुआ कि 1922 में इलाहाबाद में क्या हुआ कि सिविल सेवा मतलब कि स्टार्ट हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा के स्टार्ट करने प्रथम देश कौन है, तो ये जो चाइना है, ध्यान रखिएगा चाइना, चीन है। अगर हम बात करें 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि
रेगुलर जो प्रेस एक्ट को लाया कितने था, तो ये देखिए 1878 में आया था लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा ना, लॉर्ड लिटन ने लाया था, समाप्त नहीं किया था, लाया था। इसको समाप्त किसने किया था? समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। कब? तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और देखिए जो लॉर्ड लिटन था ना, बहुत ही घटिया बोलिए, वायसराय बहुत ही मतलब कि घटिया बोलिए, बेकार, मतलब इतना घटिया था ना, क्या बताएं। इसने ना आर्म्स एक्ट को लाया था। आर्म्स एक्ट को लाया था कब? तो इसको आर्म्स एक्ट को भी लाया था 1878 में, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी 1878 में लाया था। किसने? तो लॉर्ड लिटन ने। लेकिन इसको हटाया किसने? लॉर्ड रिपन ने। देखिए लॉर्ड डफरिन से आप देख सकते हैं कि देखिए अगर हमारा कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का स्थापना हुआ था, वो इसी के समय हुआ था, इस जो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। वायसराय इस टाइम लॉर्ड डफरिन था। अगर बात करते हैं लॉर्ड कर्जन, तो आपको पता है कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के, 1857 की क्रांति में जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि रघुनाथ शाह। तो जब 1857 की क्रांति हुआ था ना, तो जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रघुनाथ शाह थे। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ कि ऑप्शन नंबर ए आपका कुंवर सिंह है, तो कुंवर सिंह से अगर हम आपको पता होना चाहिए कि बिहार के आरा के जगदीशपुर से क्या बाबू वीर कुंवर सिंह ने क्या किया था? उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और जब बाबू वीर कुंवर सिंह का जब देहांत हो गया था, उनका भाई अमर सिंह फिर क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति को आगे बढ़ाए थे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हरदयाल के बारे में, तो देखिए राजस्थान के कोटा से इन्होंने क्या किया था? इस आंदोलन को नेतृत्व किया था, हरदयाल। अगला है 16 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में विधि मंत्री थे? ध्यान रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका आंसर ए होगा, लेकिन इसका आंसर ए नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो जोगेंद्र नाथ मंडल हो जाएगा। मतलब पूछा अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे, मतलब एक मंत्रिमंडल से पहले की बात कर रहा, तो जोगेंद्र नाथ मंडल थे अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जगजीवन राम के, तो ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जब 1946 में आता उसमें श्रम मंत्रालय इन्हीं के पास था। अगर हम बात करते हैं क्या कि लियाकत अली खान, ये क्या थे फ्रेंड्स? ये जो थे वो वित्त मंत्री थे। लियाकत अली खान कौन थे? तो ये वित्त मंत्री थे। और भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और सी राजागोपालाचारी क्या थे? तो ये मैं बता देता हूँ, शिक्षा और कला मंत्री थे। ये कौन? तो सी राजागोपालाचारी। 17 है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से संविधान से ग्रहण किया गया? तो मैं आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि आपके जो अमेरिका है उससे उपराष्ट्रपति के पद लिया गया है। ठीक है। अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि यूएसएसआर जिसको रूस कहते हैं, तो रूस से क्या? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। यूनाइटेड किंगडम से मैं आपको कल भी बताया था कि एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब इंग्लैंड से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया था। तो पीटी में क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 12 सदस्य को मनोनीत। ये पीटी में आपके बिहार एसआई के पीटी में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। और जो मनोनीत करते हैं ना, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया है कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है? तो किस में कहा गया है, किस वाद में कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये कहा गया है गोलकनाथ वनाप पंजाब 1967 वाद में इसमें कहा गया है कि यह संविधान की मूल आत्मा है, सशस्त्र और अपरिवर्तनीय है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। देखिए वेरुनाड़ी नहीं वेरुवाड़ी है। वेरुवाड़ीवाद 1960 में क्या होता कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकता है, ध्यान रखिए। ये कहा था वेरुवाड़ीवाद 1960 में। लेकिन इसी को केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में जब हुआ था, तो इसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकता है। तो यही आज से लागू, यानी कि आपका जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है। और इसमें जब हुआ था तो इसमें फ्रेंड्स 3 शब्द को जोड़े गए थे। एक है आपका सामाजिक, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। और याद रखिएगा 42वें संविधान को हम लोग लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान
के मैग्ना कार्टा में शामिल है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा यानी कि देखिए मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो मौलिक अधिकार के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ये लिख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में जो वर्णित किया गया है फ्रेंड्स वो कहा गया धर्म मानने का अधिकार, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में, अनुच्छेद 36 में बताया गया है। अनुच्छेद 11 में नागरिकता का कानून बनाने पर अधिकार है क्या, संसद के पास है, अनुच्छेद 11 में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। तो देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो ये देखिए कैसे पारित होता है इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर है क्या कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति कितने बार हमारे देश में ऐसे है ना कि राष्ट्रपति कितना भी बार देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, जब तक वो जिंदा है तब तक वो राष्ट्रपति रह के पद पे रह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 21 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 57 हो जाएगा। मतलब क्या कि अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अब देखिए अनुच्छेद 56 क्या कहता है, तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 59 में क्या कहा गया, तो राष्ट्रपति पद के शर्तों के बारे में बताया गया। और अनुच्छेद 58 में क्या बताया गया है, तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में बताया गया। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति जो बनते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका उम्र कितना होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ ये आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना, कमेंट नहीं करते, बोलते क्या ही कमेंट करें। कमेंट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा फील होता है अगर आप कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया। तो देखिए ये जो पारित किया गया ना 1986 में क्या हुआ था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन है क्या कि संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उद्देश्य जो होता है ना सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यकता मुद्दे पर बहस करना, और ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में भी कोई मतलब कि ला सकता है, ध्यान रखिएगा संसद में स्थगन प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन है क्या वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान की पूर्ति करता है। तो देखिए ये जो है ना फ्रेंड्स वो कौन सा करता है, तो ये जो करता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 में वर्णित है। अगर हम बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए तो कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये अनुच्छेद आपका 43 करता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि काम की न्यायसंगत और मनावोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 42 करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग को उसके पद से हटाने का अधिकृत कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए या सी होना चाहिए, लेकिन इसका ना राइट ऑप्शन ए है ना सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि संसद है। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो कैग होता है ना, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसके पद से हटाने का काम कौन करेगा, तो उनके पद से तो ये संसद करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की संस्तुति के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा नहीं रखा जा सकता है तो क्या, तो इसमें से सभी आपके सभी हो जाएंगे, यानी कि अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक, धन विधेयक। तो देखिए राज्य में अनुदान की मांग जो है किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 113, याद रखिएगा फ्रेंड्स, राज्य में 113 है, ठीक है। अगर बात करते हैं केंद्र में, तो केंद्र में जो फ्रेंड्स है वो कितना है, तो 203 है। केंद्र में कितना है, 200 लिख लीजिएगा फ्रेंड्स, केंद्र में 203 है। अगर हम बात करते हैं राज्य में विनियोग विधेयक जो है वो अनुच्छेद 114 के तहत है। अगर बात करते हैं केंद्र में विनियोग विधेयक क्या है, तो अनुच्छेद 204 के तहत है। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक। देखिए तो देखिए केंद्र में जो धन विधेयक है वो कितना है, अनुच्छेद 199, केंद्र में अनुच्छेद 199, राज्य में कितना है, तो राज्य में 110 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन की भारत संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित में से किस शक्ति का विभाजन नहीं है। तो देखिए इसमें जो है ना फ्रेंड्स आपके किस शक्ति का विभाजन इसमें नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यायपालिका की शक्ति का विभाजन नहीं किया गया। अगर बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में, तो अनुच्छेद याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 245 से लेके 255 न्यायपालिका में बताया गया है। प्रशासनिक की बात करें तो प्रशासनिक में अनुच्छेद 256 से लेकर 263, विधायी की बात करें तो अनुच्छेद 245 से 255,
और वित्तीय की बात करें तो अनुच्छेद 268 से 293 में बताया गया। अगला 28 नंबर की, भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ये पहली बार जो वोट हुआ था ना फ्रेंड्स ईवीएम के द्वारा, ये कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था, 1982 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा 1982। देखिए ध्यान से, 1982 में हुआ था पहली बार वोटिंग। अगर ईवीएम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। और सबसे पहला राज्य जो हुआ था ईवीएम के द्वारा वोटिंग, वह केरल में हुआ था। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है क्या कि वह कौन सा प्रथम राज्य है जो पूरी तरह से चुनाव ईवीएम के द्वारा होता था? 1999 में हुआ था, गोवा में, याद रखिएगा। अगला 29 नंबर की, वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, ये अगर परिसीमन आयोग की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल 4 परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। तो प्रथम बार हुआ था कब? तो 1952 में। दूसरा बार कब हुआ था? 1962 में। और तीसरा बार हुआ था 1973 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 3 बार हुआ था। और चौथा बार हुआ था 2002 में, जिसके परिसीमन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप सिंह थे। अगला 30 नंबर की, मेघालय राज्य का गठन किस राज्य से विभाजन हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था ये असम से अलग होकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। कब? तो डेट याद रखिएगा फ्रेंड्स, 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को क्या हुआ था कि मेघालय राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये असम से ना बहुत सारे राज्य अलग हुए थे। एक बार याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश हुए थे, नागालैंड हुए थे, त्रिपुरा हुए थे। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सब राज्य असम से अलग हुए थे। अगला क्वेश्चन है, आगा खां का संबंध किससे है? तो आगा खां का संबंध हॉकी से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। सुब्रतो कप, डुरंड कप, ये फुटबॉल से संबंधित है। 32 है कि गोल्फ किस परिसर पे खेला जाता है? देखिए, गोल्फ जो है ना वो कोर्स पे खेला जाता है, कोर्स पे। और बास्केटबॉल कोर्ट पे खेला जाता है। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन की, बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या होता है? तो उपभोग, व्यय एवं निवेश में गिरावट, अर्थात समग्र मांग में कमी होगी। 34 नंबर को 34 नंबर की, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था किसके द्वारा? तो आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे। ये कब किए थे? तो 1947 में, याद रखिएगा ये डेट, 1947 में किया गया था। अगर बात करते हैं जॉन मथाई के द्वारा, तो देखिए 1950 में, यानी कि 1950 यानी गणतंत्र जब हमारा देश हुआ था तो 1950 के बाद इन्होंने क्या किया, मतलब 1950 में इन्होंने बजट को पेश किया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की, तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा संस्फीति कहते हैं। अगला 36 नंबर की, भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जल संधि कौन सी है? तो ये है आपकी जिब्राल्टर जल संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जो संधि है वही है, जिब्राल्टर जल संधि है, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर की, मानक का समय रेखा नहीं गुजरती है। तो ये कहाँ से नहीं गुजरती फ्रेंड्स? इसका एक ट्रिक है। तो पहले याद रखिए, मानक समय रेखा जो गुजरती है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है। और ये किस राज्य से नहीं गुजरती? तो पहले एक ट्रिक बताते हैं, मौका। ध्यान रखिएगा, MOUCA, मौका याद रखिएगा। एम से याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, यू से हो जाएगा यूपी, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सी से हो जाएगा छत्तीसगढ़, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। मतलब क्या कि ये आपका मतलब क्या, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से आपका भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना से यह नहीं गुजरती है। 38 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बिहार में कैमूर हिल विस्तार है। तो बिहार में कैमूर हिल का विस्तार कहाँ है? तो विंध्य श्रेणी का ये कैमूर हिल का विस्तार है। अगर हम बात करते हैं छोटा नागरू का पठार, ये आपका झारखंड में है। सतपुरा श्रेणी का जो है पठार ये मध्य प्रदेश में है। और दंडकारण्य मैदान ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है आपका कि अरुणावती किसकी सहायक नदी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बीपीएससी में एक बार एग्जाम में आया था क्वेश्चन की अरुणावती किसकी सहायक नदी है। तो ये जो फ्रेंड्स आपकी सहायक नदी है ना, ये आपकी ताप्ती की सहायक नदी कौन है? तो अरुणावती है। और ये मध्य प्रदेश के सतपुरा से उत्पत्ति होती है इसकी। मध्य प्रदेश के सतपुरा से क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे देखिए गोदावरी है, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन है? तो याद रखिएगा कि बेनगंगा, इंद्रावती हो गया, मंजरा हो गया, ये सब क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी सहायक नदी है। अगर बात करें कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए हिमावती, काबिनी, ठीक है, भवानी, ये इनकी सहायक नदी है। अगर बात करते हैं नर्मदा की, तो नर्मदा की सहायक नदी कोलार हो गया, मान हो गया, उड़ुज हो गया, हथनी हो गया, तवा हो गया, ये नर्मदा की सहायक नदी। और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसी नर्मदा नदी को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं है। तो देखिए
नाथपा झाकड़ी परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, ये सतलज नदी पर है। चमेरा परियोजना का भी संबंध इससे है, रावी नदी पर है। और पोंग परियोजना का भी संबंध इसी से है, हिमाचल प्रदेश परियोजना से है, ये ब्यास नदी पर है। लेकिन आपका रामगंगा परियोजना जो है ना, ये उत्तराखंड के रामगंगा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 48 नंबर की काल वैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है? तो देखिए इसमें आपका ना चावल होता है, पटसन होता है, चाय होता है, ये कहवा जो होता है ना, ये इससे लाभान्वित नहीं होता है। और देखिए काल वैसाखी ना और अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम, जैसे पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं, उसी प्रकार से केरल में ना इसको आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर कि पलास यानी कि ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस प्रकार की वनस्पति है? तो देखिए ये ना शुष्क कंटीला वनस्पति है एक तरह से, ध्यान रखिएगा। 43 नंबर की हरियाली योजना संबंधित है किससे? देखिए हरियाली मतलब फसल या वन मत समझिए, हरियाली योजना जो है वो जल प्रबंधन से संबंधित है और इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन मत होइएगा फ्रेंड्स। अगला 44 नंबर की भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक जो खेती परियोजना हुई थी ना, ये ना 10वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी, ध्यान रखिएगा। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना कब? तो 2004 में इसको लाया गया था। और राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को शुरू करने वाला जो प्रथम देश है ना फ्रेंड्स, वो क्यूबा है, ये ध्यान रखिएगा, क्यूबा है। अगर भारत में बात करें प्रथम राज्य कौन है, तो सिक्किम प्रथम राज्य है इस जैविक खेती को लागू करने वाला, ये भी ध्यान रखिएगा। 45 नंबर की जस्ता के उत्पादन व भंडार में एकाधिकार रखता है तो कौन? तो देखिए जस्ता उत्पादन में राजस्थान सबसे टॉप पे है। अगला आपका 46 नंबर की भारत में जल ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए जल ऊर्जा उत्पादक में तो देखिए प्रथम राज्य ना आपका कर्नाटक हो गया, दूसरा राज्य हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा राज्य हो गया महाराष्ट्र, चौथा राज्य हो गया केरल और पांचवा हो गया आपका उत्तराखंड। यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर की जनानकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा, तो ये हमेशा उल्टा बनता है। अगला है 48 नंबर की बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके झारखंड राज्य में स्थित है। अगला 49 नंबर की मिनियोग जनजाति निवास करती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो आपके मिनियोग जो जनजाति है ना कहाँ निवास करती है? तो ये जो निवास करती है आपके ये अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है। और देखिए फ्रेंड्स कल मैं एक क्वेश्चन बताया था आपको कि दिमारा जनजाति, फ्रेंड्स दिमारा जनजाति में आपको बताया था, देखिए दिमारा जनजाति जो है ना किस राज्य में है? तो याद रखिए असम में है दिमारा जनजाति, याद रखिएगा। आज मैंने बताया मिनियोग जनजाति, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, और कल मैं बताया दिमारा जनजाति ये कहाँ है? तो असम में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए भवई लोक नृत्य का जो संबंध है ना फ्रेंड्स वो किस राज्य से है? तो ये जो है आपके गुजरात से संबंधित है। तो याद रखिए भवई लोक नृत्य का संबंध किससे है? तो ये गुजरात से संबंधित है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए डेली में ऐसा ही पेड प्रैक्टिस सेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ना फ्रेंड्स, बीपीएससी भी हो जाए ना उस लेवल का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जवाब दीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।